बिना पेशेंट के मर्जी के उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाना और फिर वहाँ उनका इलाज होना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको कि डॉक्टर्स उपयोग में लाते हैं ताकि बड़ा ही सेफ तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से उनको मेंटल हेल्थ केयर दिया जा सके। बावजूद इसके कि ये पेशेंट की विल के अगेंस्ट होता है, पर इसे इसलिए किया जाता है ताकि बहुत से एडवर्स और बुरे जो आउटकम हैं, परिणाम हैं, उनको बचाया जा सके। क्योंकि जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तरीका इस तरह से जायज़ ठहराया जाता है, इसमें ऐसा एक रैशनेल दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है ज़बरदस्ती, वो खुद अपने डिसीज़न लेने के लिए, रैशनल तरीके से सोचने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। वो ट्रीटमेंट के बारे में पूरी तरह से डिसीज़न नहीं ले सकता और साथ ही वह व्यक्ति जिसको कि भर्ती कराया जा रहा है वो इंटरवेंशन मतलब इलाज मिलने के बाद जब उसके सिम्टम्स चले जाएंगे वो अप्रिशिएट करेगा इस एफर्ट को कि उसके साथ बिल्कुल सही किया गया, और वह यह भी मानेगा कि जो तरीका यूज़ किया गया जिससे कि उसको ज़बरदस्ती भर्ती कराया गया वो इफेक्टिव था। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को लेकर दूसरे लोगों ने जो रिस्क का असेसमेंट किया था, अंदाज़ा लगाया था, जिसमें कि वो खुद के लिए या दूसरों के लिए डेंजर हो सकता है, ये बिल्कुल सही था और वैलिड था। लेकिन ये सारे तर्क जो हैं ये आजकल चैलेंज किए जा रहे हैं, इनको चुनौती दी जा रही है क्योंकि बहुत सी स्टडीज़, रिसर्चेज इस बात को झुठला रही हैं। क्योंकि इन शोधों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो पेशेंट जिनको कि मेंटल इलनेस है और काफ़ी सीवियर मेंटल इलनेस भी है, उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। कई सारे सर्कमस्टेंसेस में, कई सारे हालातों में वो अपना निर्णय ले सकते हैं। और इसी के साथ दूसरे लोग जो रिस्क असेसमेंट करते हैं उनके बिहेवियर और उनके नेचर को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर, वो फायदे में होंगी ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है। और कई मामलों में ये रिस्क असेसमेंट गलत भी साबित होता है। वेलेंटी और उनके कुछ सह शोधकर्ताओं ने काफी सारे ऐसे नियमों का, ऐसे प्रिंसिपल्स का एग्जामिनेशन किया जिनके आधार पे मरीजों का, मेंटली इल पेशेंट्स का इनवॉलंटरी मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ ट्रीटमेंट किया जाता है। और ऐसा उन्होंने पाया कि जितने भी मेंटली इल पेशेंट होते हैं वो अपनी चॉइस की आज़ादी को वैल्यू करते हैं बहुत, और वो चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में सेफ फील करें। वो इस फीलिंग को महसूस करना चाहते हैं कि जब वे हॉस्पिटल में भर्ती किए गए तो वो सेफ थे। और इसी के साथ जो वहाँ का स्टाफ होता है वो उनसे बड़ा ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही नहीं चाहते कि उन पर ज़बरदस्ती अधिकार जमाया जाए और उनकी इच्छाओं के खिलाफ डिसीजंस उनके लिए कोई और ले। इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो पेशेंट की जो अपनी वैल्यूज़ हैं, सोच है, उससे फेमिलियर हो जाएं। जिन भी लोगों को वहाँ मानसिक बीमारी के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसमें कि खासकर उनको बार बार हॉस्पिटलाइज किया जाएगा या किया जाता है, उन मामलों में वो पेशेंट्स की सोच और उसकी फीलिंग्स को समझें ताकि इलाज के वक्त इन सभी मूल्यों का ध्यान रखा जा सके और पेशेंट की ज़रूरतों का ध्यान रखकर ही उसे ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर इस तरह से इलाज किया जाएगा जिसमें कि पेशेंट की अपनी जो वैल्यूज़ हैं, सोच है, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो इससे पेशेंट खुद भी अपने ट्रीटमेंट में इंगेज होंगे, वो ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो कर पाएंगे और ऐसे में उनकी बार बार रिपीट हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होगी। वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब वापस अपने घर जाएंगे तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड और खुश होंगे, और जो ट्रीटमेंट उनको दिया गया, भले ही उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, पर कम से कम वो उस एफर्ट को जो दूसरों ने लिया उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर एथिकल तरीके से देखा जाए तो ये जो इनवॉलंटरी एडमिशन होता है और जो फिर इलाज दिया जाता है, इसके इर्द गिर्द एक नियम होता है कि पेशेंट की ऑटोनॉमी मतलब उसके स्वाभिमान की पूरी रक्षा की जाए, पूरी रिस्पेक्ट की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और ना ही उस पर ज़बरदस्ती कोई ट्रीटमेंट थोपा जा सकता है। अगर वो अपने मेंटल हेल्थ केयर के लिए ऑटोनॉमस डिसीजन बनाने के योग्य हैं, उसके लिए अगर वो सक्षम हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ, ये जो हॉस्पिटल होते हैं यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है,
तो उनको इस शर्त पर डिस्चार्ज किया जाता है कि उनको लगातार मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और अगर वो लगातार मेडिसिन नहीं लेंगे तो उनको दोबारा से भर्ती कर लिया जाएगा। तो ऐसे में पेशेंट को अक्सर डराया जाता है और उसकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसको वायोलेट किया जाता है, और पेशेंट की अपनी लिबर्टी, ऑटोनॉमी, चॉइस, फ्रीडम, इसके खिलाफ जाकर उसे बहुत ही मजबूर किया जाता है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, दर्दनाक, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसा एज्यूम नहीं किया जा सकता कि एक व्यक्ति जिसे कि हॉस्पिटलाइज किया गया है उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, उसका मतलब ये होगा कि उस पर्सन में अपना डिसीजन लेने की, अपने लाइफ को किसी तरह से डायरेक्शन देने की क्षमता नहीं है, या वो पूरी तरह से अक्षम है, इस लायक नहीं है कि वो अपने डिसीजंस ले पाता हो। इन लोगों को भी अपना डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी होती है, पूरी ऑटोनॉमी होती है, वे लोग बड़े स्वावलंबी होते हैं, और ऐसा ही यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन में भी बताया गया है, इस पर जोर दिया गया है, जो कि डिसेबिलिटी वाले लोगों के राइट्स के बारे में बताती है। पर इन सब ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट्स के अगेंस्ट हमें बहुत कुछ देखने में आता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं, क्लिनिशियंस जो हैं, वो इसके बिल्कुल उल्टे जाकर काम करते हैं। नॉर्वे में एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने क्लिनिशियन मतलब कि डॉक्टरों के रवैये को जांचा कि वो किस आधार पर पेशेंट को इनवॉलंटरी मतलब उसकी इच्छा के अगेंस्ट फोर्सफुली अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं और उन्हें इलाज देते हैं। और उन्होंने ये पाया, शोधकर्ताओं ने, कि इन क्लिनिशियंस का अक्सर एक अथॉरिटेटिव मतलब एक पैटर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, मतलब अधिकार जमाने वाला रवैया और नजरिया होता है, और इसी के साथ वो ऐसा मानते हैं कि पेशेंट्स में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती बिल्कुल भी। इसी आधार पर डॉक्टर्स भी खुद को जस्टिफाई कर पाते हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं पेशेंट के उनको भी जस्टिफाई कर पाते हैं, और अपने आसपास कलीग्स, स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और बाकी सबको भी जस्टिफाई कर पाते हैं कि वो क्यों एक पेशेंट को ज़बरदस्ती एडमिट करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो ये ऐसा मानते हैं कि इन पेशेंट्स में अपना डिसीजन लेने की, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने की क्षमता नहीं है। इसी के साथ इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट और एडमिशन जो होता है वो और भी दूसरे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, जिन्हें हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव फैक्टर्स, मतलब जिसमें कानून की कोई दखल नहीं होती और फिर भी अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए अक्सर डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि पेशेंट की फंक्शनिंग कैसी है, पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है मानसिक बीमारी के साथ, पेशेंट कितना रेजिस्टेंस दे रहा है ट्रीटमेंट को, पेशेंट के कितने जो सोशल नेटवर्क हैं वो किस तरह के हैं, और साथ ही क्या पेशेंट फॉलोअप लेने को तैयार नहीं है, मतलब वो डॉक्टर के पास लगातार दवा लेने से रेजिस्ट करता है। इस तरह के काफी सारे फैक्टर्स की वजह से डॉक्टर्स फिर से जस्टिफाइड मानते हैं कि पेशेंट्स को जबरदस्ती भर्ती किया जाए। एक स्वीडिश स्टडी हुई थी जिसमें काफी सारे एथिकल इश्यूज को एग्जामिन किया गया जो कि इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड थे, जिसमें उन्होंने एक स्वीडिश साइकाइट्रिस्ट से काफी इंटरव्यू लिया, और उसमें उन्होंने पाया कि इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट जो दिया गया पेशेंट्स को वो वैसे तो स्वीडिश लॉज के हिसाब से ही था, पर उसी के साथ उसमें काफी सारी गुंजाइश छोड़ दी गई थी कि जो डॉक्टर है वो अपना डिसीजन अपनी जजमेंट के बेसिस पे लेता है कि पेशेंट को इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाना जरूरी है। उस साइकेट्रिस्ट ने इस बात पर ध्यान दिया, या वो अक्सर देता था, कि जो इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, और उन्होंने बेनिफिट और हार्म को पूरा तौलकर जब हार्म के रिस्क देखे तो डॉक्टर यही देखता है कि जो थेरेपी मतलब भले वो दवा हो या साइकोथेरेपी हो, उसको लेने में अगर पेशेंट किसी भी तरह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है तो ऐसे में जरूरी है कि पेशेंट को जबरदस्ती ट्रीटमेंट दिया जाए, भर्ती भी किया जाए, क्योंकि इसके जो अंजाम होंगे वो पेशेंट के लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फायदे में ही होंगे। इस तरह से देखने में आता है कि बहुत से शोध यही बताते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, वो फोर्स्ड ट्रीटमेंट को, इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट को और जबरदस्ती पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने को बिल्कुल सही मानते हैं। और ऐसा स्वीडन, नॉर्वे, केवल कुछ बड़े बड़े विकसित यूरोपियन देशों में ही नहीं होता, पूरे विश्व भर में ऐसा ही होता है। और हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ तो बात ही क्या कहनी, जब इतने विकसित यूरोपियन देश भी ऐसा ही कर रहे हैं, वहाँ पर भी साइकाइट्रिस्ट और वहाँ का जो स्टाफ है वो जायज़ मानता है ज़बरदस्ती एडमिट किए जाने को, तो हिंदुस्तान की तो बात ही बहुत दूर है। सोचिए हिंदुस्तान में कितना अत्याचार होता होगा।
एक तरफ मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है, ऊपर से मेंटल हेल्थ को लेकर एजुकेशन इतनी कम होती है, और ऊपर से पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स की लाचारी को फ़ायदा लेकर, उसका फ़ायदा उठाकर, उनके अज्ञान, उनके लैक ऑफ नॉलेज का फ़ायदा लेकर डॉक्टर्स ना जाने कितना फोर्स्ड ट्रीटमेंट पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स पर थोप देते हैं। और इसके फाइनेंशियल नुकसान भी होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा वसूलते हैं, लूटते हैं ये डॉक्टर्स, क्योंकि वो ज़बरदस्ती पेशेंट्स को भर्ती कर देते हैं। तो ग्रीड और डॉक्टर्स का गलत रवैया, ये दोनों पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जाता है, उनका बहुत भारी नुकसान कर देता है। साथ ही जिंदगी भर पेशेंट शिकायतों से भरा रहता है, डॉक्टर्स के अगेंस्ट रहता है, फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट रहता है कि मेरे साथ ट्रॉमा हुआ, मेरे साथ गलत किया गया, और उसको दूर करने वाला कोई उसे नहीं मिलता, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और गलत तरीकों की वजह से पेशेंट्स का मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाना हमेशा जायज़ ही समझा जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा केस डिस्कस करूंगा जिसमें कि मैं बात करूंगा कि कैसे एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में कितनी मुश्किलें आई, जिसको कि ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। और वो मुश्किलें इसलिए आई क्योंकि पेशेंट के दिमाग में बहुत सारा ट्रॉमा भर चुका था, क्योंकि इससे पहले जहां उसको इनवॉलेंट्री तरीके से एडमिट किया गया था, वहाँ उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था। तो ऐसे में देखने में आएगा कि कैसे पेशेंट के गलत ट्रीटमेंट की वजह से, ज़बरदस्ती उसको दिए जाने वाले इलाज और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने की वजह से लंबे समय तक पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट को और ट्रीटमेंट के एफर्ट्स जो दूसरे लेते हैं, खासकर कि डॉक्टर्स, उनको हमेशा गलत समझता है, उनके हमेशा खिलाफ रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में पुराने एक्सपीरियंस का ट्रॉमा भरा रहता है। साथ ही मैं आपके साथ कुछ विचार शेयर करूंगा कि डॉक्टर्स का किस तरह का रवैया होना चाहिए, किस तरह के मेथड्स वो यूज कर सकते हैं ताकि पेशेंट का मेडिकेशन के साथ, मतलब दवाओं के साथ कॉम्प्लायंस बन सके, मतलब वो रेगुलर मेडिसिन ले सकें। और इसी के साथ मैं बात करूंगा कि अच्छा मेंटल हेल्थ केयर किस वजह से मुश्किल हो जाता है, क्या बैरियर्स आते हैं, और किस तरह से पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स उम्मीद लगाएं अपने डॉक्टर से, अपने मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ से कि एक अच्छा रिस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट कैसा दिया जाना चाहिए। इस पर मैं इस वीडियो में आपको ध्यान दिलाऊंगा। तो आइए बात करते हैं इस केस के बारे में। इस केस का नाम जो है वो बदला हुआ है। तो अनीता जो थी वो एक 37 साल की महिला थी, जिसको कि एक साइकेट्री के इन पेशेंट यूनिट में भर्ती कराया गया। एक दूसरे मेडिकल यूनिट की तरफ से वहां से रेफर किया गया, जहां पर वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंप्लेंट से एडमिट हुई थी, और साथ ही उसकी कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री भी थी, जिसके बारे में डॉक्टर्स को पूरा पता नहीं चल पाया था। शुरू में तो उसको एक गलत आइडेंटिटी के साथ, गलत नाम के साथ एडमिट किया गया, क्योंकि पेशेंट ने वही आइडेंटिटी बताई थी। पर बाद में जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, उनको इंटरव्यू किया गया, तो एक्चुअल में पता चला कि उसका सही नाम और सही आइडेंटिटी क्या है। शुरुआत के कुछ दिनों में ऐसा देखा गया कि अनीता ने दवाएं और फूड मील्स लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि वो व्रत कर रही है और वो अपने मसीहा से, अपने जो भगवान हैं, उनसे मिलने का इंतजार कर रही है, जिन्होंने उसे कहा है कि तुम खाओ मत, और जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो हम साथ मिलकर खाएंगे। उस महिला के यूरिन की जब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई तो उसमें कैनेबिस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, मतलब उन्होंने कैनेबिस का नशा किया हुआ था हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले। इससे पहले भी एक बार उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, होमलेस हो गई थी एक बार वो, और जैसे तैसे करके किसी धर्मशाला में रह रही थी। पर वहाँ के जो रहन सहन के जो तरीके थे, वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस थी, उनसे बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि आसपास बहुत ही छोटी जाति के लोग रहते थे जो कि उसकी खुद की वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्ट करते थे। मतलब वो नहीं चाहती थी ऐसे लोगों के बीच रहना, क्योंकि उसकी जो हिंदू भावनाएं थी वो उससे आहत होती थी, वो उससे राजी नहीं होती थी। तो ऐसे में वो बड़ी परेशान रही उस जगह पर रहकर। तो साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट किए जाने के बाद उस पेशेंट के रेगुलर इंटरव्यू किए गए, साथ ही उन्हें साइको एजुकेशन दी गई, काउंसलिंग दी गई, जिसमें उन्हें मेडिकेशन और भोजन के फायदे बताए गए, उसकी जरूरत बताई गई, और समझाया गया कि क्यों उनके लिए जरूरी है इस समय खाना खाना और साथ ही दवाएं लेते रहना। शुरू में तो बहुत ही गार्डेड थी, वो बहुत प्रोटेक्टिव हो रही थी खुद को लेकर, और जो भी ट्रीटमेंट की जो टीम थी, डॉक्टर्स की टीम थी, उसको अपने पास भी नहीं आने दे रही थी और उनको किसी भी तरह से कोई इंफॉर्मेशन देने को भी तैयार नहीं थी।
पर थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया और ट्रीटमेंट की जो टीम थी उनको कहा कि उसके बॉयफ्रेंड को और पेरेंट्स को इलाज के बारे में डिसीजन लेने में और उसकी प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाए। एक फैमिली मीटिंग की गई जिसमें पहली बार डॉक्टरों को पता चला कि पेशेंट की एक्चुअल आइडेंटिटी है क्या। वो पेशेंट एक म्यूजिशियन थी जिसने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी दे रखी थी। धीरे धीरे अनीता और ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गई और डॉक्टर्स की टीम के साथ बेटर तरीके से इंगेज होने लगी। और धीरे धीरे ऐसा पाया गया कि वो अपनी जो क्लिनिकल हिस्ट्री थी, अपने सिम्टम्स और बीमारी और एपिसोड्स की हिस्ट्री जो थी उसको बताने में और भी ज़्यादा विलिंग होने लगी और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बार पहले भी किसी दूसरे देश, किसी दूसरे शहर में भी हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार किसी एक साइकेट्रिक इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, यूनिट में उनको उनकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती एडमिट कर लिया गया था और उनको बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाए गए थे। उनको हेलोपेरिडोल दवा से ट्रीटमेंट दिया गया था जिसकी वजह से बहुत ही सीवियर डिस्टोनिक रिएक्शंस होने लगी थी। और इसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से इस पेशेंट ने पूरी तरह से कोशिशें की कि इनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ना हो पाए जब इस बार उनको भर्ती किया गया। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने निर्णय लिया, उन्होंने सोचा, विचार किया और काफी समझने के बाद पेशेंट की कंडीशन को देखकर और उसके पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड से बात करके उन्होंने डिसाइड किया कि अनीता को सपोर्टिव थेरेपी दी जाए। पहले तो उसके ट्रॉमा को लेकर, उसके साथ जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए हैं उनके बारे में बात करके उसे सपोर्ट दिया जाए और उसकी काउंसलिंग की जाए और फिर उसको एंकरेज किया जाए मेडिसिन लेने के लिए। और ये तरीका सही निकला। धीरे धीरे अनीता को अपने डायग्नोसिस में इंसाइट आने लगी। वो समझने लगी कि उसको जो डायग्नोसिस दिया है, जो सिम्टम्स बताए गए हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस करती है उनको। और इसी के साथ उसमें दवा लेने के लिए भी अपनी इच्छा जाग गई, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन थी और वो काफ़ी रिसर्च कर चुकी थी। मतलब वो गूगल और इंटरनेट पर जाकर काफ़ी चीज़ें चेक कर चुकी थी। तो वो जानती थी, उसको एक ऐसा बिलीव था कि इन साइकेट्रिक मेडिकेशंस की वजह से उसकी क्रिएटिविटी जो है वो नेगेटिव तरह से इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ऐसे में उसको डॉक्टरों ने एविडेंस शो किया, रिसर्चेस दिखाई कि कैसे स्टडीज में दिखाया गया है कि उसकी ये जो एजम्पशंस हैं वो गलत हैं, क्रिएटिविटी पर साइकेट्रिक दवाओं का असर नहीं पड़ता। और डॉक्टर्स ने उसे यह भी समझाया कि ज्यादातर जिन चीजों को वो रिसर्च कहती है वो एक्चुअल में उसने कुछ इंटरनेट पर पेशेंट्स के फोरम्स में जाकर रिसर्च की है, जहां पर कुछ पेशेंट्स जो कि शायद अपने सिम्टम और अपने बारे में, अपने बीमारी को लेकर पूरी तरह से अवेयर नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, उन्हीं की बातों पर उसने भरोसा कर लिया है। जब डॉक्टर्स ने उसे ऐसा रिवील किया और बड़े सारे क्वेश्चंस पूछकर, इंटरव्यू कर कर जब उसे ये इंसाइट दिलाई, तब उसे समझ में आया कि शायद जिस चीज़ को वो अपना बिलीफ कहती है या जो एजम्पशंस उसने बनाई हैं या जिसे वो अपनी रिसर्च कहती है, वो एक्चुअल में एक गलत एविडेंस था, गलत फैक्ट्स थे जिस पर कि उसने बिलीव भी किया और जिस वजह से अब वो ऐसा एज्यूम करने लगी थी कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस गलत हैं उसके लिए। ऐसा समझने के बाद अब उसके अंदर दवा लेने की मोटिवेशन जाग गई। कुछ दिन के बाद ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और उसे ओपीडी में इलाज के लिए मोटिवेट किया गया, मतलब आउट पेशेंट फॉलोअप कराने के लिए बोला गया और साथ ही साथ उसके बेटर मैनेजमेंट के लिए और फर्दर प्लानिंग करने को उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व होने के लिए कहा और उसे मोटिवेट किया कि वो कैसे दवाओं के साथ साथ अपनी लाइफ को बेटर कर सकती है और अपनी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकती है। तो ये था अनीता का केस और अब आपको मैं इसके बारे में थोड़े से अपने विचार बताता हूँ कि ये जो पूरा केस था, ये जो पूरा इनवॉलंटरी एडमिशन ट्रीटमेंट होता है, इसमें गलत क्या होता है और इसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने का क्या सही तरीका है। मतलब इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट तो हो, इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट या एडमिशन तो जायज ठहराया जा सकता है, पर उसका सही तरीका क्या है, उसको सही तरह से कैसे किया जाए और सही रीजनिंग के साथ पेशेंट की हेल्प कैसे की जाए, इस बारे में हमें थोड़ा सोचना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। और आप भी जब अपने किसी फैमिली मेंबर को जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो डॉक्टर्स से एक्सपेक्ट कीजिए, उनको कहिए कि वो सही तरह से आपके पेशेंट के साथ या आपके साथ डील करें। क्योंकि डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स किस तरह से मैनेज करते हैं,
इसी पर सब कुछ निर्भर करता है कि पेशेंट को ट्रॉमा आएगा या नहीं, और पेशेंट कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट पर भरोसा करेगा, कितना रेगुलर दवाइयाँ लेगा और कितना ज़्यादा वो अपनी बीमारी और अपने दिए गए इलाज पर यकीन करके उसको रेगुलरली लेगा। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जिन लोगों को मेंटल इलनेस रहती थी उन लोगों के इलाज में एक बड़ा बदलाव आया 1960 के दशक में, क्योंकि तब ऐसा टाइम आया जब इन मेंटली इल पेशेंट्स को डी इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए लॉज और एक्ट्स बने। यहां मैं यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। 1963 से पहले पेशेंट्स को इनडेफिनेटली हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकता था, पर 1963 में प्रेसिडेंट कैनेडी ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक एक्ट पर साइन किया और मेंटल असाइलम की जगह पेशेंट्स को कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में भर्ती किए जाने के लिए डिसीजंस लिए। मतलब अब वो मेंटल असाइलम नहीं थे जहां पर हमेशा के लिए भर्ती कर दिया जाए। धीरे धीरे जुडिशियल सिस्टम में जो बदलाव आए उसमें पेशेंट के ऊपर जबरदस्ती अपना अधिकार जताने की बजाय पेशेंट के राइट्स की रक्षा करने पर ध्यान दिया जाने लगा। इसके बाद डी इंस्टीट्यूशनलाइज करने को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया, जिसमें पेशेंट्स को हमेशा के लिए हॉस्पिटल्स में जो भर्ती कर दिया जाता था उससे थोड़ा सा कम रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग्स में उनको ट्रांसफर किया जाने लगा। मतलब बेसिकली वो सारे हॉस्पिटल्स जो पहले अनंत काल तक पेशेंट्स को भर्ती करने के लिए अलाउड थे, अब उनके ऊपर बंदिशें डाल दी गई और रूल बना दिया गया कि हमेशा के लिए पेशेंट को भर्ती नहीं किया जा सकता। पर ऐसा देखने में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स का ही ये डेटा बताता है कि वहां पर मेंटल इलनेस के जो पेशेंट्स हैं वो जेलों में ज्यादा बंद रहते हैं किसी भी दूसरे देश के मुकाबले, और ऐसा लगता है कि जैसे जेल जो है वो एक नए तरह का मेंटल हेल्थ असाइलम बन चुके हैं, क्योंकि ये सारे जो मेंटली इल लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा वायलेंस या कोई क्राइम कर ही जाते हैं कभी ना कभी, जिस वजह से उनको जेल में बंद करने के लिए लॉ फेवर करता है, अलाउ करता है। रशियन फेडरेशन, मतलब रशिया का जो लॉ है जिसे कहा जाता है ऑन साइकेट्रिक केयर एंड गारंटीज ऑफ सिटीजन्स राइट्स ड्यूरिंग इट्स प्रोविजन, ये एक ऐसा लीगल एक्ट है जिसमें कि रशिया में साइकेट्रिक केयर को रेगुलेट किया जाता है। लॉ के अकॉर्डिंग एक मेंटली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल को हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है एक साइकेट्रिक वार्ड में, उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर भी। इनफैक्ट वकील और कोर्ट के अगेंस्ट जाकर भी उन्हें भर्ती किया जा सकता है, और वो तब जब ऐसा जरूरी समझा जाए कि वो जो पर्सन है उसके एग्जामिनेशन के बाद ऐसा दिखाई देता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ इन पेशेंट वार्ड में ही किया जा सकता है और उसका मेंटल डिसऑर्डर जो है वो काफी सीरियस है, जिसकी वजह से या तो वो खुद के लिए और दूसरों के लिए डेंजर हो सकता है, या वो इंडिविजुअल शायद हेल्पलेस है, वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकता, या उसकी हेल्थ की वजह से, उसकी मेंटल इलनेस की वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा इम्पेयरमेंट आई चुकी है कि अब धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशन और ज़्यादा खराब होती जाएगी अगर उसको बिना एडमिशन, बिना हॉस्पिटल में भर्ती किए बिना छोड़ दिया गया अगर अपने हाल पे। पर अक्सर इन सभी देशों में, रशिया हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, लॉ तो बना दिए गए पर एक्चुअल में इनको मॉनिटर नहीं किया जाता कि क्या डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सही तरीके से पेशेंट्स को भर्ती कर भी रहे हैं या नहीं, क्या वो लॉ को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, जिस वजह से बहुत सारी इनवॉलंटरी साइकेट्रिक हॉस्पिटलाइजेशंस भी होती हैं, एग्जामिनेशन भी किया जाता है, ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट दिया जाता है और कई कई सालों तक पेशेंट्स को भर्ती करके रखा जाता है, और किसी ना किसी तरह से लॉ को तोड़ मरोड़ के पेशेंट्स के मेंटल हॉस्पिटल में लंबे स्टे को जस्टिफाई किया जाता है। इसी तरह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चीन में साइकाइट्री के जो पॉलिटिकल एब्यूज है, पॉलिटिकल मिसयूज है, वो काफी कॉमन है, काफी पॉपुलर भी है चाइना इस चीज के लिए। और चाइना में जो एब्यूज किया जाता है लॉ का और इस पूरे मेडिकल सिस्टम का, खासकर कि साइकाइट्री का, वो बहुत ज्यादा होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इसमें बहुत बड़े स्तर पे मानसिक बीमारी का बहाना बना के बड़े सारे अलग अलग प्रोटेस्टर्स होते थे, एक्टिविस्ट होते थे, ह्यूमन राइट्स वर्कर होते थे, या जो पेटिशनर होते थे, उन सबको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के नाम पे जबरदस्ती भर्ती किया गया है और उनको मार तक दिया गया है। छोटी मोटी कोई भी लोकल अथॉरिटी से कोई कंप्लेंट भी अगर करता है वहां इनजस्टिस के लिए या किसी भी तरह के अत्याचार के लिए, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाना आम बात है।
इनफैक्ट वहाँ जो मेंटल हेल्थ लॉ है इस टाइम, वो पेशेंट्स को कोई अधिकार भी नहीं देता कि वो उनके साथ किए जा रहे इलाज को रिफ्यूज कर पाए। इनवॉलेंट्री ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन भी वहां पर पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं की गई है, और दोबारा से उनका इवैल्यूएशन कैसे, कब, किन कंडीशंस में किया जाए, पेशेंट्स का केयर कैसा हो, किस तरह का इलाज दिया जाए, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कोई आउट पेशेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट को बाद में, इसका भी कोई रूल नहीं है, या उनके लिए जरूरी होगा कि जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा तो उनको आउट पेशेंट ट्रीटमेंट लेना होगा, ऐसा कोई लॉ भी नहीं है। इसलिए कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि पेशेंट को एक कम रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में, कम बंदिशों वाले माहौल में किसी तरह का इलाज दिया जाए। मतलब ये हुआ कि अगर वहां पेशेंट एक बार मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो समझ लो उसकी जिंदगी खत्म, उसको और कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, कोई उसको अपने ट्रीटमेंट पर डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, कोई उसको हल्के तरह से इलाज लेने का तरीका नहीं है, उसको दवाओं के कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिए गए, कुछ भी वहां पर अलाउड नहीं है। बहुत ही बदतर हालात हैं चाइना में। इनवॉलेंट्री ट्रीटमेंट को लेकर जो परेशानी क्रिएट करने वाले इश्यूज हैं, उनमें एक तो होता है कि पेशेंट का खुद के द्वारा लिए जाने वाला निर्णय इस अधिकार का हनन होता है। साथ ही साथ पेशेंट की जो थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाती है, क्योंकि शुरू से ही उसको ऐसा माहौल दे दिया जाता है जहां पर उसके साथ गुस्सा किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, उसको अकेला करा जा रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही कोई भी बात। तो ऐसे में वो डॉक्टर्स पर, वहां के डॉक्टर्स के अलावा स्टाफ पर, इनफैक्ट अपने घर वालों पर भी उसका भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है। मेंटल इलनेस एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसे प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर अकेला यही एक ऐसा एरिया है जहां पर इलाज के लिए मना कर देना बीमारी का ही हिस्सा समझा जाता है। उसको सिम्टम माना जाता है कि पेशेंट अगर रिफ्यूज कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए तो यह भी उसका लक्षण है। इसीलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पेशेंट के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बड़े बारीकी के साथ, बड़े ध्यान से उसको एसेस किया जाए, उसकी जांच की जाए प्रॉपर तरीके से। कई सारे अलग अलग डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकाइट्रिक नर्स और कुछ दूसरे लोग जैसे कि फैमिली मेंबर्स और कुछ दूसरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब की मदद ली जाए और देखा जाए कि पेशेंट को ऐसा जबरदस्ती ट्रीटमेंट दिया जाना क्या जरूरी है भी। जिन लोगों को इस तरह से जबरदस्ती ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उनमें ताकत नहीं है, वो हेल्पलेस हैं और वो किसी भी तरह से अपना डिसीजन नहीं ले सकते। उनके अंदर ऐसी भावना भर जाती है जैसे कि वो पूरी तरह से लाचार हैं, ऑटोनॉमी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और इसी के साथ उनमें डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की भारी कमी होने लगती है। वो ऐसा मानने लगते हैं कि जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। और सोचिए कि ऐसे में अगर पेशेंट को सुसाइडल, सेल्फ हार्म वाले थॉट्स आए तो ये बीमारी के कारण नहीं होगा, ये इस वजह से होगा कि पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ कैसे डील किया जा रहा है। पर ऐसे में अक्सर जब पेशेंट को सुसाइडल और सेल्फ हार्म वाले थॉट्स आते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, तो उसको भी बीमारी का लक्षण मान लिया जाता है या उसे ऐसा समझ लिया जाता है कि शायद पेशेंट की बीमारी अब बढ़ गई है, और घर वाले और आसपास के लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और ऐसे में और भी ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। तो होगा क्या, पेशेंट की हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी बजाय पेशेंट्स को एम्पावर किया जाए, उनको ताकत दी जाए, उनको हौसला बढ़ाया जाए ताकि वो अपने खुद के हेल्थ केयर डिसीजंस ले सकें, जिसमें कि वो लीगल सिस्टम का भी पूरा सही सपोर्ट ले पाएं, उसका फायदा ले पाएं, और अपने आसपास के लोगों का जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इनका भी पूरा सपोर्ट लेकर अपने लिए बेनिफिट ढूंढ पाएं, ट्रीटमेंट को सही तरह से लेकर अपना फायदा कर पाएं, जिसमें कि वो दवाइयां रेगुलरली ले पाएं, उनकी कंडीशन में स्टेबिलिटी आ जाए और साथ ही साथ बार बार उनका रिलैप्स ना हो। ये सब किया जा सकता है अगर सही तरह से पेशेंट्स को एम्पावर कर दिया जाए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि पेशेंट की डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप अच्छी बने, पेशेंट को ताकत मिले, पेशेंट को समझ में आए कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसकी इस समझ को, क्षमता को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ पेशेंट के साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए जिससे कि बहुत ही सक्सेसफुली
पेशेंट का हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती किया हुआ एडमिशन सफल हो सकता है, पेशेंट एक बेटर कंडीशन में डिस्चार्ज हो सकता है और डिस्चार्ज होने के बाद शिकायतों से, नफरतों से भरे बिना अपना ट्रीटमेंट रेगुलरली कंटिन्यू कर सकता है। और यहीं पर सारी चूक हो जाती है, यहीं पर सारी गलतियां हो जाती हैं। ये जो केस मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें कुछ खास बात ये थी कि एक तो बड़े ही टाइमली तरीके से, रूटीन लेवल पर और एप्रोप्रिएट वे में पेशेंट के और उसके फैमिली मेंबर्स के इंटरव्यू लिए गए, सेशंस लिए गए अनीता के साथ, और साथ ही डॉक्टरों ने बड़ा ही नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखा, पेशेंट को जज नहीं किया, पेशेंट को जबरदस्ती ताने नहीं दिए, उसको धिक्कारा नहीं, और पेशेंट की ज़रूरतों, पेशेंट की सोच, पेशेंट की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए पूरा इंटरव्यू लिया गया। और पूरे इंटरव्यूइंग प्रोसेस के टाइम पर पेशेंट को एंकरेज किया गया कि वो ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े, ट्रीटमेंट को ज़रूरी समझे, ट्रीटमेंट के फ़ायदे देखे। शुरू शुरू में पेशेंट बड़ी गार्डेड थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अवॉइड कर दे, दूर भागे ट्रीटमेंट से। पर जब उसके रेगुलर सेशंस होने लगे, डॉक्टरों ने बड़ी शांति के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, एम्पैथी के साथ जब रेगुलर सेशंस किए, उसके डर को दूर किया कि दवाओं से उसकी क्रिएटिविटी अफेक्ट हो सकती है। उसके पुराने जो हॉस्पिटलाइज होने के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस थे, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करी, उसके बारे में काउंसलिंग करी, और साथ ही साथ जो भी दूसरे उसके थॉट्स, परसेप्शंस और बिलीव्स थे दवाओं को लेकर, उनको जब हटाया तो डॉक्टर्स ने भी काफ़ी सक्सेस हासिल की कि कैसे उस पेशेंट को दवा लेने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए मोटिवेटेड रखा जा सके, और पेशेंट में मेडिसिन को लेकर कॉम्प्लायंस बढ़ गई। हर सवाल जो डॉक्टर पूछते थे वो बड़े ही एम्पैथेटिक तरीके से पूछते थे, पेशेंट की मेंटल कंडीशन को ध्यान में रख के पूछते थे, और साथ ही कुछ भी अगर प्रोसीजर करते थे तो पेशेंट को पूरी जानकारी और पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी नॉलेज देकर उसका रैशनल बताकर ही करते थे। ये नहीं कि कुछ भी किया तो पेशेंट के साथ बस जबरदस्ती कर लिया। इसलिए जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन डॉक्टरों को चाहिए होती थी तो पेशेंट को एंकरेज करते थे कि वो अपने तरीके से जो भी बता सकती है वो उन्हें बताए, उनके सवालों के जैसे भी आंसर दे सकती है दे, और अपने भी सवाल पूछे, अपने भी सवाल पूछेगी तो ही उस पेशेंट को डॉक्टरों पर ट्रस्ट आएगा। और इस तरह से एक कोलैबोरेटिव वे में पेशेंट का आत्मविश्वास बढ़ाकर, पेशेंट के स्वाभिमान का ध्यान रख के, पेशेंट के साथ एक डिस्चार्ज प्लान भी डॉक्टर बनाने में सफल रहे। इस केस में यह भी देखा गया कि ये जो पेशेंट थी, क्योंकि वो क्रिएटिव थी, और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं या क्रिएटिव आर्ट्स या ऐसे प्रोफेशन में होते हैं, वो अक्सर ऐसा पाते हैं कि वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव तभी होते हैं जब वो अपने एक्यूट एपिसोड में होते हैं, जैसे कि मेनिया या हाइपोमेनिया के एपिसोड में। और अक्सर वो ड्रग्स का कंजम्पशन इसीलिए करते हैं ताकि वो हाई अचीव कर पाएं, ऐसा एक मूड, ऐसा एक मेंटल स्टेट अचीव कर पाएं जिसमें कि वो ज्यादा क्रिएटिव हो पाएं। और यही वजह है कि उनमें सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं और ऐसे में उनका एपिसोड ट्रिगर हो जाता है, और वो इसे खोने से भी डरते हैं क्योंकि उनको बड़ा पोटेंशियल, बड़ा स्ट्रांग फील होता है। और जब इन पेशेंट्स को इलाज देना डॉक्टर्स शुरू करते हैं तो उनको अक्सर डर होता है कि इलाज की वजह से उनकी क्रिएटिविटी मर जाएगी, ड्रग्स के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे और इस वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना कि वो अक्सर कर पाते हैं। जबकि स्टडीज ऐसा बताती हैं कि जो पेशेंट्स अक्सर ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है, और एक्चुअल में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि अक्सर पेशेंट अपने हाइपोमेनिक फेज की वजह से क्रिएटिव होने का एक एक्सपीरियंस तो ले लेते हैं, पर मेनिक एपिसोड को होने से वो बचा नहीं पाते। और साथ ही ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं क्रिएटिव, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, और इनसे आने वाले नुकसान लंबे समय तक वो झेलते रहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो फायदे इतने नहीं होते इस क्रिएटिविटी के, पर नुकसान बहुत होते हैं। और इसी के साथ रिसर्च एविडेंस ये बताता है कि बिना ड्रग्स के भी लोग अक्सर क्रिएटिव होते हैं और उस क्रिएटिविटी का वो लंबे टाइम तक फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल रहते हैं, मेनिक नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। इस तरह से वो लंबे टाइम तक क्रिएटिव रह पाते हैं और अपने क्रिएटिव आउटपुट देकर अपने प्रोफेशन में सक्सेस भी अचीव कर पाते हैं। तो ऐसे में एविडेंस क्या बताता है? बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट को स्टडी करके यही पाया जाता है कि ड्रग्स के इंपैक्ट में हाइपोमेनिक होकर क्रिएटिव होने की बजाय, मेनिक एपिसोड में जाने की बजाय स्टेबल तरीके से क्रिएटिव हुआ जाए तो ही उसके फायदे हैं। और संभल कर, समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ा जाए क्रिएटिव स्पोर्ट्स या क्रिएटिव प्रोफेशंस में, तो पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन और अचीवमेंट देने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो फाइनली मैं ये कंक्लूड करूंगा इस डिस्कशन को कि इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन भले ही बहुत से पेशेंट्स के लिए जरूरी हो जाए और करनी भी पड़ेगी, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि हम एकदम से खत्म कर सकते हैं। आगे भी हमेशा जरूरत पड़ेगी। बहुत से ऐसे पेशेंट्स को बिना उनकी इच्छा के हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो जाता है जिनको कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। पर एक सपोर्टिव कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सकता है जिससे कि पेशेंट को एम्पावर किया जाए, उसको एंकरेज किया जाए कि वो खुद अपनी इच्छा अपनी मर्जी से समझकर, ट्रीटमेंट के फायदे को समझकर अपने लिए एक बेटर रास्ता बना सकता है और अपनी मेडिकेशन के साथ कॉम्प्लायंस दिखाकर अपने रिलैप्स और अपने जो दोबारा से जो एडमिशन हो जाते हैं हॉस्पिटल में उनको बचाकर एक सही रास्ते पे चलकर एक बेटर लाइफ अचीव कर सकता है जिसकी वो एक्चुअल में इच्छा रखता ही है। तो अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट का बार बार रिलैप्स ना हो, पेशेंट को दोबारा अस्पताल में भर्ती ना करना पड़े, पेशेंट दवाइयाँ रेगुलरली लेता रहे, ट्रीटमेंट लेता रहे, तो ऐसे में ज़रूरी है कि किसी भी वर्स टाइम पर भी पेशेंट को अकेला ना छोड़कर पेशेंट को सपोर्ट दिया जाए और एक कोलैबोरेटिव वे में पेशेंट में इंसाइट पैदा की जाए। क्योंकि अगर पेशेंट में इंसाइट नहीं आएगी, उसके अंदर जजमेंट नहीं आएगी सही और गलत की, पेशेंट हमेशा गुस्से में, नफरत में रहेगा और ज़िंदगी भर कंप्लेंट करने के मेंटल स्टेट में रह सकता है। तो इसे बचाने का यही तरीका है कि पेशेंट की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में भरोसा करके उसकी काउंसलिंग, साइको एजुकेशन रेगुलरली की जाए और उसके साथ एक पॉजिटिव रवैया रखा जाए, पेशेंट में भरोसा किया जाए।